everyone, my name is Rashi Suredia and I welcome you to our official YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं कि how to start your preparation for MHSET LLB and आपका जो CUET PG LLB है from scratch, बिल्कुल जीरो से अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह का पैटर्न होता है, उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझते हैं. So without any further ado, let's just get into it. सबसे पहले तो है simultaneous strategy. See, जो आपका MHSET है और जो आपका CUET PG LLB है उसका अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द सिलेबस ओवरलैप करता है. तो अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑटोमेटिकली दूसरे एग्जाम के लिए आपका प्रिपेयर हो जाता है. प्रिपेयरिंग फॉर वन सिग्निफिकेंटली ब्लॉस्टर्स योर परफॉर्मेंस इन अदर, क्रिएटिंग अ डुअल एडवांटेज. एक डुअल एडवांटेज स्ट्रैटेजी हो सकती है. सो इफ यू आर एमिंग फॉर योर MHSET, आपका ऑटोमेटिकली CUET PG LLB की भी प्रिपरेशन होती रहती है. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर वंस यू थिंक कि आपको एक लॉ स्कूल में जाना है, क्योंकि एक के साथ अगर दूसरे की प्रिपरेशन हो जाए तो ये आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज होने का होता है. द पार्ट टू टॉप टियर GLC मुंबई हो गया, जो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, आपका ILS पुणे हो गया MHSET के द्वारा, या फिर आपका CUET PG के थ्रू अगर मैं बात करूं तो आपका DU हो गया और BHU हो गया. तो ऐसे टॉप और रिप्यूटेड कॉलेजेस के लिए आपके ये दोनों पेपर्स कंडक्ट होते हैं. जो MHSET होता है वो आपका मोस्टली महाराष्ट्र रिलेटेड यूनिवर्सिटीज को ही टारगेट करता है. मोस्टली क्या, एक्चुअल में आपके MH स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र इटसेल्फ, तो वो आपके महाराष्ट्र वाले कॉलेजेस के लिए एम करता है. लेकिन जो CUET PG LLB है वो मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ एम करता है. लाइक आई मेंशन, आपका जैसे DU एंड BHU सबसे ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट हो जाते हैं. दिस रोड मैप टारगेट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया थ्रू डिसिप्लिन फाउंडेशन बिल्डअप. सो एक बार पेपर पैटर्न को देख लेते हैं कि किस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है. जब हम MHSET की बात करते हैं तो उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स के, 120 मिनट्स मिलते हैं एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है. तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है फॉर एवरी लॉ एस्पिरेंट की बिल्कुल जीरो नेगेटिव मार्किंग है. दैट मीन्स आप बिल्कुल बिना किसी फियर के अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. आपका यहाँ पे बस मैटर करता है कि एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए. राइट. सिलेबस की बात कर ले तो आपका कोर सब्जेक्ट्स में आता है लीगल, GK, लॉजिकल एंड आपका इंग्लिश. एंड अगर मैं CUET PG LLB की बात करूं, जिसको हम COQP 11 के नाम से जानते हैं, उसमें 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें आपको 90 मार्क्स मिलेंगे. एंड इंपॉर्टेंट चीज हियर दैट यू नीड टू नोट इज आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होता है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो CUET PG LLB में आपकी एक नेगेटिव मार्किंग है, जिसकी वजह से पीपल टेंड टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर. बट नॉनदलेस अगर आप बहुत अच्छे बढ़िया कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो CUET PG तो देना ही पड़ेगा. इसके सिलेबस की अगर मैं बात कर लूं तो आता है GK, लॉजिकल, इंग्लिश, कंप्यूटर्स एंड क्वांटिटेटिव. जो आपका GK का पोर्शन है उसी में थोड़े से क्वेश्चंस आपके लीगल के देखने को आपको मिल सकते हैं. मैक्सिमम 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो COQP 11 में आपको लीगल के देखने को मिलते हैं विद इन द GK पोर्शन इटसेल्फ. तो ये तो हो गया आपका कंपैरिजन, किस तरीके से दोनों में चीजें चलती हैं. अगर एक 6 मंथ स्ट्रैटेजी की बात करी जाए या 6 महीने का आप एक लंबा टाइम मानो कि यार इतने में तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है और उसके बाद कॉन्स्टेंटली रिविजन पे रिविजन करनी है, तो इस तरीके का आपका रोड मैप होना चाहिए. फर्स्ट 2 महीनों में आपको फोकस करना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है. ग्रामर पे फोकस करो, वोकैबुलरी पे फोकस करो, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, बेसिक अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स जो हो गए आपके क्वांटिटेटिव को लेके, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको पूरे तरीके से ध्यान देना चाहिए. आगे जो आपके तीसरा या चौथा महीना आ जाएगा उस केस में आपको लीगल एप्टीट्यूड में डाइव करने की जरूरत होती है. कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, टॉट्स हो गया, CUET स्पेसिफिक जो कंप्यूटर बेसिक्स हैं, क्योंकि सिर्फ वो CUET में आपको देखने को मिलते हैं, उनकी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए अपने तीसरे और चौथे महीने में. फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स को प्राइम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. एंड आई थिंक दिस गोज विदाउट सेइंग. आपका GK एंड करंट अफेयर्स कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा. GK एंड करंट अफेयर्स के लिए कोई पर्टिकुलर मंथ डेडिकेट नहीं होना चाहिए, वो हर रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट चेंजेस ऑलमोस्ट एवरी अदर डे. राइट. 5th या 6th मंथ में आपको क्या करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, एरर का एनालिसिस करो एंड करंट अफेयर्स का रिवीजन करो. क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते आपने पूरी प्रिपरेशन, जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो गेन कर ली होती है. लेकिन अब आगे आपको ये देखना होता है कि यार कहाँ पे मैं चूक रहा हूँ, कहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही, कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे मेरे को शायद कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ. तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना एंड PYQs सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जब तक आप PYQs एंड मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और पेपर का क्या लेवल है. एंड उन दोनों चीजों को आपको मैच करने की जरूरत है. तो यहां तक आते आते आपको अपने मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए. सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली RCs को जरूर पढ़ें. सबसे इफेक्टिव तरीका जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बताती हूं कि RCs के लिए करना चाहिए वो है आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पिक करो. क्यों? क्योंकि इससे आपका एनालिसिस भी बिल्डअप होता है, क्रिटिकल रीजनिंग भी बिल्डअप होता है, वोकैबुलरी भी बिल्डअप होती है एंड आपकी स्पीड भी बिल्डअप होती है. तो जब आप
न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स उठाते हो, आप सिर्फ एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें टारगेट हो जाती हैं। आपका इंग्लिश हो जाता है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल हो जाता है, आपका जीके रिलेटेड चीज़ें भी उसमें कई बार अच्छी मिल जाती हैं आपको। तो आरसीज ज़रूर करने चाहिए विदाउट एनी फेल। आरसी से ही स्पीड बिल्डअप होगी एंड उसी से आपके जो भी छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं वोकैबुलरी बिल्डअप होगी, हर चीज़ आपके आरसीज पढ़ने से बिल्डअप होगी। वर्ड पावर मेड इजी फॉर वोकैबुलरी, ये एक बुक है जो अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप वोकैबुलरी बिल्डअप कर रहे हो ना, सिर्फ उसको पेपर के तरफ से मत देखो, सिर्फ ये मत सोचो कि एक पेपर क्रैक करना है इसलिए अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप करनी है, जी नहीं। आप उसको ऐसे सोचो कि ये लॉन्ग टर्म आपको कितनी बेनिफिशियल रहेगी। वंस यू स्टैंड इन अ क्राउड ऑफ पीपल एंड यू यूज अ सर्टेन वर्ड, दैट विल शो कि हाउ मच यू आर अवेयर, राइट। कितना आगे जाके आपने एफर्ट मारा है कि आपकी वोकैबुलरी बेटर हो, बिल्डअप हो एंड आप एक क्राउड में स्टैंड आउट कर पाओ, राइट। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल में आपका कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ब्लड रिलेशंस हो जाते हैं, पजल्स हो जाता है, सिलॉजिज्म हो जाता है। इन सारी चीज़ों की ट्रिक्स एंड टिप्स को आपको यूज़ करके इनको भी मास्टर करने की ज़रूरत है। क्वांटिटेटिव में आपके परसेंटेजेस हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो हो गया, टाइम एंड वर्क वाली चीज़ें हो गई। ये सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। स्टैटिक जीके गोज विदाउट सेइंग, स्टार्ट्स विद इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बेसिक इकोनॉमिक्स। आपको इंडिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए एंड आपकी जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें हैं उनके ऊपर भी आपको पूरे तरीके से अपना फोकस करना चाहिए। मूविंग ऑन, अगर लीगल एप्टीट्यूड की बात करूं जो मोस्टली आपका एमएच सेट का पार्ट है, सीयूईटी का बहुत हल्का सा पार्ट होता है, लेकिन तब भी आपको पढ़ लेना चाहिए वो, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है बेसिक्स ऑफ लॉ। तो बेसिक्स ऑफ लॉ में आपके 4 कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और आपका क्राइम। इसके अलावा जो मिसलेनियस चीजें हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हो गई, आपकी लीगल मैगजीन्स हो गए या किसी और टाइप के लॉज हो गए, वो भी आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए। मैं इस चीज की फर्म बिलीवर हूं कि अगर आप कोई पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, सिलेबस जरूर पूरा करके जाएं। सिलेबस पूरा करके जाएं, कुछ आए कुछ ना आए दैट इज आउट ऑफ योर हैंड्स, लेकिन यू शुड बी अवेयर कि कल को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिससे आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, यू रियली शुड नॉट लूज इट, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी प्रियम्बल हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए एंड जुडिशरी रिलेटेड सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट होता है, इससे सवाल बनते ही बनते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लीगल प्रोपोजिशंस की अगर मैं बात करूं तो टॉर्ट्स का सब्जेक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, आईपीसी एंड बीएनएस, क्योंकि अभी भी अक्सर ऐसे सवाल आ रहे हैं जो आईपीसी एंड बीएनएस दोनों को रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, तो आई थिंक दोनों को एक बार देखना इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे सेक्शंस की बात नहीं कर रही। लीगल मैगजीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या लीगल टर्म्स हैं, क्या वोकैबुलरी है जो लॉ में स्पेसिफिकली यूज की जाती है, किस तरीके के फॉरेन वर्ड्स हैं जो हमने अप्लाई करने शुरू कर लिए हैं अपने जुडिशरी द्वारा, तो ऐसे मैगजीन्स को भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर बेसिक्स जो आपका सीयूईटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें आपके एमएस ऑफिस के शॉर्टकट्स हो गए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल्स हो गए, इंटरनेट के किस टाइप के प्रोटोकॉल्स रहते रहे उनको भी आपको देखना चाहिए। मैथ के एप्टीट्यूड की बात करूँ तो अर्थमेटिक वेटेज इज हायर इन सीयूईटी, सो फोकस ऑन स्पीड सॉल्विंग टेक्निक्स। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी टाइप की चीट शीट आपके पास होना, कि फॉर्मूलाज आपको एक जगह मिल जाए, आपको बस अल्टीमेटली पेपर में फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर्मूलाज के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक टिप्स जो आपकी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं उनको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए अपने पेपर के टाइम पे। लीगल अवेयरनेस में से सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट्स हो गई, अमेंडमेंट्स हो गए, इनको जीके के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ो कि अगर जीके में कोई डेवलपमेंट हुई तो उसका रीजन क्या था, उस रीजन को तुम लॉ के पर्सपेक्टिव से समझोगे तो कहानी की तरह चीजें याद होती जाएगी एंड यू विल बी एबल टू गेन एडवांटेज। नेगेटिव मार्किंग वाली जो चीज है ना, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं। सो व्हाट डज इट से? यूज द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मीन्स ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ए बी सी और डी। आपको पता है कि डी नहीं है, सी नहीं है और ए नहीं है, तो अगर आप श्योर नहीं भी हो एंड इफ यू आर वेरी श्योर कि क्या नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल कर आ जाता है, राइट। इसी को हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। हम एलिमिनेट कर देते हैं वो चीजें जो आंसर नहीं हो सकती एंड जो बचा हुआ चीज हमें दिखता है दैट बिकम्स आवर आंसर, राइट। यहाँ पे इस चीज को आप रिस्क तभी लो जब आप 2 ऑप्शंस पे नैरो डाउन कर लो। अब मान लो आपने एलिमिनेट कर दिया लेकिन अब भी आपके पास बी और सी है, जब आप 2 ऑप्शंस पे नैरो डाउन कर लो देन ट्रस्ट योर मेमोरी, ट्रस्ट योर स्किल्स टू डिसाइड कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी नहीं कर पा रहे हो देन बेस्ट ऑप्शन इज टू नॉट अटेम्प्ट इट, बिकॉज अदरवाइज इट विल लीड टू अ नेगेटिव मार्किंग। एमएच सेट की बात करें तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। यहाँ पे आपका स्पीड इज योर एलाय, 0 पेनल्टी है गेस करने के लिए। अगर आपको सवाल आ भी नहीं रहा है, अगर आप प्योर तुक्का भी मार के जा रहे हो तो भी देयर इज अ चांस कि वो सही हो सकता है,
राइट तो यहाँ पे यू शुड रियली टेक एडवांटेज ऑफ दैट। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन इन सीयूईटी एंड 60 सेकंड्स आपको देने चाहिए एमएच सेट के हर सवाल के लिए। इससे ज्यादा वक्त अगर आप किसी सवाल पे लगा रहे हो देन प्रोबेबली कीप इट असाइड एंड आफ्टर द एंड ऑफ योर पेपर, जब आपका पेपर पूरा आपने एक बार देख लिया है, जो जो आपको आता है सब अटेम्प्ट कर लिया, देन कम बैक टू दीज क्वेश्चंस कि क्या इन सवालों को अब मैं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, क्या मेरे पास वक्त है। अंडरस्टैंड ये टाइम बेस्ड पेपर्स होते हैं बच्चे, यहाँ पे स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी नहीं, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चीजें साथ में चाहिए होती हैं। The law is not what is written, it is what you can prove with reasoning and consistency. Ultimately, आप क्या लॉजिक लगा रहे हो, आप क्या रीजन लगा रहे हो और आप कितना कंसिस्टेंटली पढ़ते आ रहे हो, अपनी प्रिपरेशन करते आ रहे हो, वो मैटर करता है ऐसे पेपर्स में। उनको ये उम्मीद नहीं है कि आपको पूरा लॉ रटा हुआ होना चाहिए, वो आपको लॉ एस्पिरेंट की तरह देखते हैं, वो आपको लॉयर्स की तरह नहीं देखते जिनको एक एक चीज पता होगी। लेकिन आपकी अवेयरनेस कितनी है, कितना लॉजिकली आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हो, रीजन लगा पा रहे हो कि अगर इसने चोरी करी तो क्या इसको सजा होगी या नहीं, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी। ऐसी सिंपल सिंपल चीजें ये आपकी चेक करते हैं ऐसे पेपर्स में। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम एज अ चैलेंज और फियरिंग सच पेपर्स, अंडरस्टैंड दीज आर द पेपर्स दैट विल लीड यू टू योर ड्रीम कॉलेजेस। डीयू जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो गई, आपका जीएलसी हो गया मुंबई का, आपका बीएचयू हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। एंड अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ट्रस्ट में रिजल्ट भी आएगा ही आएगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओगे बच्चे, तो यहाँ पे यूजी पीजी एग्जाम्स में आप लॉ 5 ईयर एंड 3 ईयर में जाओगे, यू कैन सी यहाँ पे हमने आपके इन स्पेसिफिक एग्जाम्स को टारगेट करते हुए कोर्सेज निकाल रखे हैं, चाहे आपका सीयूईटी पीजी हो, चाहे आपका एमएच सेट हो। तो अगर एमएच सेट को मैं खोल के देखूँ, यहाँ पे आपके डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। एज यू कैन सी लॉ महापैक है, आपका विजय बैच है, एंड दीज आर रेकरिंग बैचेस, राइट। दीज कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग ऑन, वी कीप ऑन एडिंग मोर बैचेस इनटू इट। दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन रुकती कहीं नहीं है, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू होती रहती है। सो यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन दीज बैचेस। एंड अगर आप और ज्यादा डिस्काउंट चाहते हो तो यू कैन यूज द कोड RSNLU व्हेन यू आर परचेजिंग द बैच, एंड उससे आपको थोड़ा और अधिकतर डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ मेरी गाइडेंस भी मिल जाएगी। विद दैट आई विल रैप अप दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।